नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, इससे पहले जो हमने फोर्थ लेक्चर कमिटीज और कमीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पढ़ा था, उसमें कुछ कमिटीज के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था। ब्रिटिश शासन के दौरान जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, यानी प्रशासनिक आयोग जो भी आए हुए हैं। ये फोर्थ का सेकंड पार्ट है। इसमें कुछ हम जो कमेटीज इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें एंड्रयूज स्कीम कमेटी क्या थी, उसका काम क्या था। इंडियन स्टेट कमेटी, जिसे बटलर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी बार पूछा गया है। सप्रू कमीशन क्या था। तो इस तरीके के कुछ कमीशन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो कुछ कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी यानी प्रशासनिक, उनमें से जो 7वें नंबर पे हमने रखा है वो है इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी, जिसे एंड्रयू स्कीम कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1926 ईस्वी में इसका गठन किया गया था और जो उस समय कार्यकाल था वो लॉर्ड रीडिंग का था। 1921 से 1926 ईस्वी तक वो वाइसराय था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी या एंड्रयू स्कीम कमेटी क्या थी। बेसिकली सैंडहर्स्ट एक यूनाइटेड किंगडम की जो एक जगह है, वहां पर रॉयल मिलिट्री कॉलेज स्थापित है, तो उसी से रिलेटेड है। क्या है देख लेते हैं। भारतीय सैंडहर्स्ट समिति या एंड्रयू स्कीम समिति क्या है। द रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट, commonly known simply as a Sandhurst, is one of the several military academies in UK and the British Army Initial Officer Training Center। बेसिकली जो सैंडहर्स्ट जगह है वो ब्रिटिश रॉयल आर्मी की जो ट्रेनिंग है वहां पर होती है। तो यहीं पर ही जो भारतीय सेना के इंडियनाइजेशन यानी भारतीयकरण के सुझाव के लिए समिति गठित की गई थी, तो उसी के नाम से ही सैंडहर्स्ट समिति के नाम से जाना जाता है। और जो उनका हेड था वो एंड्रयू स्कीम था, तो उसे एंड्रयू स्कीम समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर्पस क्या था कि जो इंडियन आर्मी है उसका इंडियनाइजेशन कैसे किया जाए, ये बेसिकली पर्पस था इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी का और एंड्रयू स्कीम कमेटी का। तो क्वेश्चन आता है अगर कि इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी या एंड्रयू स्कीम कमेटी के नाम से जब ये जाना जाता है, इसका मेन पर्पस क्या था। बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या था कि सजेशन देना कि कैसे हम जो इंडियन आर्मी का उसका इंडियनाइजेशन किया जा सके, यानी भारतीय सेना का भारतीयकरण करने के लिए सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो समिति है भारतीय राज्य समिति, जिसे इंडियन स्टेट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बटलर समिति मोस्ट इंपोर्टेंटली है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है। यूपीएससी में भी एक बार प्री में इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बटलर समिति है उसका रिलेशन किससे है, तो उसको इंडियन स्टेट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। 1927 में इसका गठन हुआ था और उस समय भी लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल अवधि के दौरान, जो कि 1921 से 26 ईस्वी तक वाइसराय के पद पर काबिज था। तो इस तरीके से इसमें कुछ पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय राज्य समिति या इंडियन स्टेट कमेटी, जिसे बटलर समिति के नाम से जाना जाता है, It was appointed under the chairmanship of Sir Harcourt Butler, which was popularly known as Butler Committee, to investigate and clarify the relationship between the paramount power and the Prince of Princely State, और जो कि 1927 में इसका गठन किया गया था। बेसिकली जैसे हम जानते हैं कि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसके पश्चात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 आया था। उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्किंग था वो क्राउन के हाथ में चला गया था और ईस्ट इंडियन कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया था। तो उसके पश्चात जो क्राउन और जो प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो ये इसको फाइनली जो है ना क्लेरिफाई करने के लिए ये समिति का गठन किया गया था, जिसे बटलर कमेटी के नाम से जाना जाता है। 1927 में इसको गठन किया गया था। कमेटी विजिटेड 16 स्टेट एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1929। अपनी रिपोर्ट जो 1929 में इसने सबमिट की थी, उससे पहले ये 16 स्टेट जो थे प्रिंसली स्टेट, उनको विजिट कर चुकी थी। तो इस तरीके से जो भारतीय राज्य समिति या बटलर समिति का मेन पर्पस क्या था, टू इन्वेस्टिगेट एंड क्लेरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामाउंट पावर, यानी ब्रिटिश क्राउन और प्रिंसली स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, उसके लिए इसको स्पष्ट करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। बेसिकली यहाँ पर जो एक सोवरेनिटी एंड पैरामाउंसी वाज अनडिफाइंड था इससे पहले, यानी संप्रभुता और सर्वोपरि के प्रश्न जो कि उस समय अभी अस्पष्ट था, तो उसको उजागर करने के लिए ये समिति का गठन किया गया था। और रियासतों के बीच एक बढ़ती मांग थी कि जो प्रिंसली स्टेट है, टू प्रॉपरली डिफाइन द वर्ड पैरामाउंट्स, यानी जो सर्वोपरि ही शब्द पैरामाउंट्स उसको डिफाइन करने के लिए जो प्रिंसली स्टेट थे उनकी मांग थी कि
क्या रिलेशन है और इसको डिफाइन करने की जरूरत है। इसके पश्चात जो उसने सजेशन दिया था उसमें ये बोला गया था कि पैरामाउंसी को सर्वोच्च शासन करना चाहिए, अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए और समय की आवश्यकता और राज्यों के प्रगतिशील विकास के अनुसार खुद को अपनाना और परिभाषित करना चाहिए। तो ये कुछ उनकी सिफारिश थी। इसमें राज्यों को ब्रिटिश भारत में किसी भी भारतीय सरकार को नहीं सौंपा जाना चाहिए। इसमें एक रिकमेंडेशन था कि जो भी प्रिंसली स्टेट है तो उसमें जो इंडियन गवर्नमेंट अगर स्टैब्लिश होती है तो उन प्रिंसली स्टेट को उनको नहीं सौंपा जाना चाहिए था बिना एक जो लेजिस्लेचर है उसकी सहमति की। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि बिना लेजिस्लेचर के कंसेंट से जो भी प्रिंसली स्टेट है उनको कोई इंडियन गवर्नमेंट अगर स्टैब्लिश होती है उनको नहीं सौंपा जाना चाहिए। For the purpose of international relations, state territory is in the same position as British territory and the state subject is the same position of British subject। मतलब अगर एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तो वहाँ पर जो ब्रिटिश इंडिया है उसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे कि एक यूनाइटेड किंगडम की जो कॉलोनीज हैं और यूनाइटेड किंगडम है और सब्जेक्ट भी उसी तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए। एक सेपरेट एंटिटी न मान के एक कॉमन एंटिटी के रूप में जो रिलेशनशिप है इंटरनेशनल रिलेशनशिप उनको मेंटेन करना चाहिए। दीज वर द सम रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन स्टेट कमेटी, जिसे बटल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो कमेटी आती है वो है सप्रो कमीशन। सप्रो कमीशन बेसिकली 1935 में इसको गठन किया गया था सप्रो कमीशन का और इसका मेन पर्पस था जो अनएम्प्लॉयमेंट उस समय सिचुएशन है उसके बारे में सजेशन देना और इन अनएम्प्लॉयमेंट को यानी बेरोजगारी को कैसे समाप्त किया जा सकता है उसके बारे में सजेशन देना। ये लॉर्ड लिलिथगो के टाइम पीरियड के दौरान इसका गठन किया था जो कालावधि 1936 से 1944 ईस्वी तक वायसराय के पद पर काबिज था। लॉर्ड लिलिथगो के टाइम पे 1935 ईस्वी में सप्रो कमीशन का गठन किया गया था। इसे एम्प्लॉयमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट कमेटी है वो है चैटफील्ड कमीशन, जिसे एक्सपर्ट कमेटी ऑन द डिफेंस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चैटफील्ड कमेटी क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और इसका गठन जो हुआ था 1939 ईस्वी में होता है, जो भी लॉर्ड लिलिथगो के टाइम पीरियड के दौरान ही इसका गठन किया गया था सेम। और लॉर्ड लिलिथगो 1936 से 44 ईस्वी तक वायसराय था। तो चैटफील्ड कमीशन क्या था, बेसिकली इसका पर्पस क्या था, एक एक्सपर्ट कमेटी थी जो कि डिफेंस ऑफ इंडिया पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चैटफील्ड कमेटी यानी भारत की रक्षा पर विशेषज्ञ समिति है। इन द डेट ऑफ 1938 Chatfield chaired the expert committee on the defense of India which recommended that, मतलब 1938 के आसपास जो है ना चैटफील्ड कमेटी का गठन किया गया था और उसका जो हेड था वो चैटफील्ड था। उसके जो प्रमुख रिकमेंडेशन क्या थे, द एरिना ऑफ इंडियाज डिफेंस शुड बी रिफोकस्ड मोर देन हर सी कम्युनिकेशन एंड लेस ऑन हर नॉर्थ वेस्टर्न लैंड फ्रंटियर एज वेल। इसका प्रमुख रिकमेंडेशन था कि जो भी इंडिया की डिफेंस है उसको एक बार से फिर से रिव्यू करना चाहिए था, रिफोकस करना चाहिए और मोर कंसंट्रेट करना चाहिए था, मोर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहिए था सी एरिना में, मतलब जो भी समुद्र से इसकी बाउंड्री सकती है, रादर देन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो कि लैंड एरिया था। अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर मैं फोकस किया गया था कि अपना सी जो बाउंड्रीज है उस पर मोर फोकस करना चाहिए। द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी यानी भारतीय ब्रिटिश सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए ये इसमें रिकमेंडेशन दिया था। और री-इक्विपमेंट ऑफ आरएफ स्क्वाड्रन एंड द री स्टॉकिंग ऑफ द वार स्टोरीज में ये जो रिकमेंडेशन था कि जो भी इंडियन एयरफोर्स है उसको स्क्वाड्रन है जो भी उसमें जो एरोप्लेन्स है या फाइटर जेट है उनको री इंट्रोड्यूस करना चाहिए, री इक्विप करना चाहिए और मोर मॉडर्नाइज फाइटर जेट को इंक्लूड करना चाहिए। और साथ ही साथ जो वार स्टोर है मतलब युद्ध भंडारण है उनको फिर से जो है ना बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से कुछ रिकमेंडेशन थी चैटफील्ड कमीशन की और जो कि कमेटी ऑन द डिफेंस ऑफ इंडिया यानी भारत की रक्षा पर एक विशेषज्ञ समिति थी। तो इस तरीके से जो चैटफील्ड कमीशन का मेन रिकमेंडेशन किया उसके बारे में डिस्कस की। नेक्स्ट जो है ना फ्लॉट कमीशन है जिसे लैंड रेवेन्यू कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1940 ईस्वी में इसका गठन किया गया था सेम लॉर्ड लिलिथगो के टाइम पीरियड के दौरान ही, जो कि 1936 से 44 ईस्वी तक वायसराय था। फ्लॉट कमीशन जिसका रिलेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंड रेवेन्यू कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्लॉट कमीशन है जिसे भूमि राजस्व आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फ्लॉट कमीशन और लैंड रेवेन्यू कमीशन स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इन 1938। तो ये गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने स्टैब्लिश किया था फ्लॉट कमीशन और ये 1938 ईस्वी में यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था। मेन पर्पस जो कि उस समय कृषक प्रजा पार्टी जो कि 1935 में स्टैब्लिश हुई थी उसके नेता थे फजलुल हक। उन्होंने
जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसको समाप्त करने के लिए और किसानों के अधिकारों को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध थे, और उन्होंने ये मांग की थी कि इस तरीके से जो लैंड रेवेन्यू कमीशन है उसको एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। और इस प्रकार जो है ना बंगाल गवर्नमेंट है वहाँ की फ्लोर कमीशन एस्टैब्लिश की थी 1938 ईस्वी में टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कृषक प्रजा पार्टी हेडेड बाय द फजलुल हक, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। In particular, the commission was examined to question of the evolution of जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम जैसा कि अभी डिस्कस किया, जो जमींदारी सिस्टम चली आ रही थी, लैंड ऑफ सोसाइटी सिस्टम चला आ रहा था, उसको समाप्त करने के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। इस तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन है इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट कमेटी के बारे में जाना, उसके पर्पस क्या था, चाहे वो इंडियन स्टेट कमेटी हो या बटरल कमेटी के नाम से। तो आप लेक्चर कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जाते जाते नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।